वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए बांग्लादेशियों को इलाके में बसाना शुरू कर दिया है। जिन इलाकों में डेमोग्राफी हिंदू बहुल है, वहां भी चुनाव कौन जीतेगा ये शाहजहां शेख तय करता है। शाहजहां शेख और उसके गुर्गे पिछले कई सालों से वहां की हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे। किसी भी हिंदू के घर में बहू आए तो सुहाग रात ये मनाते थे। हिंदू बच्चियों का सत्ता समर्थक सामूहिक बलात्कार हृदय को झकझोर देने वाली घटना है, लेकिन वातावरण में गजब की खामोशी है। दलित चिंतकों के लिए शर्म की या चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो बलात्कारी हैं वो उनकी प्रिय ममता बनर्जी के सोशल वर्कर हैं। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि जिस प्रदेश में ये संगठित और घिनौना अपराध हो रहा है उसकी मुखिया स्वयं एक महिला है। कोर्ट क्रोधित होता है कि आप कोर्ट पर दबाव नहीं डाल सकते जल्दी सुनवाई के लिए, आराम से सुनेंगे, क्योंकि जो बलात्कार हो रहा है वो हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। वोट बैंक के लालच में अपनी ही जमीन पर विदेशियों को बसाया जा रहा है। इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलने का भयंकर षड्यंत्र राज्य सरकार के सहयोग से चल रहा है। यह घटना मामूली इसलिए थी क्योंकि मरने वाले वो हिंदू पुरुष थे जिनके कंधों पर अपने परिवार, अपने मासूम बच्चों और शायद बूढ़े माता पिता का पेट भरने की जिम्मेदारी रही हो। वो हिंदू थे, वो हिंदू माँ की कोख से पैदा हुए थे, वो एक हिंदू कोख से पैदा हुए थे। हिंदू का मरना ही इस देश में मामूली खबर होती है। जो उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पड़ोसी राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी उनसे मदद मांगी, बट इन्होंने मदद नहीं दी क्योंकि मुसलमानों के मरने से ही इनको फायदा था। मोदी इनकार करते रहे, लेकिन ये बार बार कहती रही कांग्रेस कि तुम हिंदू हृदय सम्राट हो, तुमको पता नहीं है मगर तुम हो। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की और आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका DO न्यूज़ में। मेरा नाम है संजय। आज हम लोग बात करने वाले हैं संदेशखाली पर। संदेशखाली से जो भी सामने आ रहा है, जो भी वहाँ छन छन करा रहा है, वो हमारे और आपके सामने है। संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए यौन अपराधों का खुलासा पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के वर्तमान हालातों का दर्पण बनकर सामने आया है। कहने को तो संदेशखाली पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा गांव है जहां हिंदू दलितों की बहुलता है, लेकिन आज की तारीख में संदेशखाली राजनैतिक हिंदू नरसंहार और हिंदू महिलाओं और बच्चों पर हुए अमानवीय कृत्यों का विभत्स प्रतीक बन चुका है। संदेशखाली अकेला नहीं है जहां इस तरह के धार्मिक और संगठित अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। संदेशखाली पश्चिम बंगाल की उन 14 विधानसभाओं में शामिल एक छोटा सा गांव है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा से सटी हैं। और दुर्भाग्य से संदेशखाली सहित ये सभी 14 की 14 विधानसभाएं TMC द्वारा समर्थित और सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा बन गई हैं। इन 14 के 14 सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ भयंकर रूप से बढ़ी है, जिसने वहां धार्मिक और संगठित अपराध को बढ़ावा दिया है। वोट बैंक के लालच में अपनी ही जमीन पर विदेशियों को बसाया जा रहा है। इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलने का भयंकर षड्यंत्र राज्य सरकार के सहयोग से चल रहा है। कुछ समय पहले तक संदेशखाली में मुस्लिम जनसंख्या ना के बराबर थी, लेकिन अवैध घुसपैठ के चलते यहाँ असामाजिक, आपराधिक और जिहादी तत्वों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या रोहिंग्याओं की है। बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा यह पूरा इलाका जिहादी एजेंडे, हिंदुओं की संगठित हत्याओं, प्रताड़ना और यौन शोषण का गढ़ बन चुका है। ये सारी विधानसभाएं, लेकिन खुलासा सिर्फ और सिर्फ संदेशखाली में चल रहे अपराधों पर ही हो पाया है। ये इलाके भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया की पहुंच से दूर हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ नाव से पहुंचना मुमकिन हो पाता है। उनकी भाषा हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की समझ से बाहर है, इसलिए वहां घटित हो रहे अपराध खबरों के केंद्र में नहीं आ पाते। अब सवाल यह है कि 4 दशक से भी ज्यादा समय से चल रहे इस योजनाबद्ध यौन अपराध का खुलासा कैसे हुआ, कैसे हो पाया मुमकिन सत्ता समर्थित इस अपराध के खुलासे का। अगर मैं कहूं कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से ऐसा होना मुमकिन हो पाया तो आप कहेंगे ये क्या बकवास है। तो मैं आपसे कहूंगा कि क्या आपने बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी के बारे में सुना है। बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी कहती है कि दिल्ली के किसी पास इलाके में किसी 2 BHK या 3 BHK फ्लैट की बालकनी में रखे गमले पर बैठी एक तितली, उसके पंख फड़फड़ाने से मुंबई में, जो वहां से 1400-1500 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक तूफान आ सकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी ये मानती है कि दुनिया में कहीं भी
किसी भी हिस्से में एक मामूली से मामूली घटना भविष्य में होने वाली घटनाओं का ऐसा चैन रिएक्शन क्रिएट कर सकती है जो किसी बहुत बड़ी घटना या किसी बहुत बड़े खुलासे का कारण बन जाए, और दोनों ही घटनाओं में भले ही सीधे तौर पर कोई सीधा संबंध ना हो। अब उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि क्या कुछ अनजान जिहादी तत्वों द्वारा यात्रियों से भरी एक ट्रेन जलाने की घटना की प्रतिक्रिया में कोई एक व्यक्ति जो सिर्फ 4 महीने पुराना मुख्यमंत्री हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है? ट्रेन जलाने की घटना का पीएम बनने की प्रक्रिया से क्या संबंध? कोई नहीं। लेकिन भारत में ऐसा हो चुका है साल 2001 में, जब गुजरात में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनसे असंतुष्ट था। गुजरात की जनता की अपेक्षाओं पर केशुभाई खरे नहीं उतर रहे थे, और 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद राहत कार्यों की व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में भी वो पूरी तरह फेल रहे थे। इस भूकंप के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन खराब हो रही थी, लेकिन केशुभाई पटेल उसे संभालने में भी सक्षम नहीं थे। ऐसे में दिल्ली से एक साधारण कार्यकर्ता को, एक साधारण बीजेपी कार्यकर्ता को जिसने संघ के लिए भी काम किया था, उसको केशुभाई पटेल की जगह मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेजा जाता है। इस साधारण से कार्यकर्ता का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 7 अक्टूबर 2001 को जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने, उस समय वो विधायक भी नहीं थे। उन्होंने पार्टी के लिए कुछ काम किया था, उन्होंने संघ के लिए कुछ काम किया था, तो गुजरात की आम जनता भी उनको ठीक से नहीं जानती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो चुनाव लड़े, जीत गए और जीत कर मुख्यमंत्री बने, और जो उनकी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियां और कर्तव्य थे उनका बखूबी निर्वहन भी किया। और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बने अभी सिर्फ 4 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा समय हुआ था, और गुजरात में एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है जो बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी पर एकदम फिट बैठती है। ये तारीख थी 27 फरवरी 2002। अयोध्या से चलकर साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंचती। बहुत छोटा सा स्टेशन है गोधरा। अपनी तय समय सीमा तक रुकने के बाद, जो भी हो 5 मिनट 2 मिनट रुकने के बाद, ये ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इस ट्रेन को चैन पुलिंग करके रोक दिया जाता है। एक हिंसक और जिहादी भीड़ इस पूरी ट्रेन को घेर लेती है और पथराव करती है। जिहादी भीड़ ट्रेन की 2 बोगियों को लक्षित करती है और दोनों ही बोगियों का दरवाजा बाहर से बंद करके उनमें आग लगा देती है। इस वारदात में 59 लोग मारे जाते हैं। ये सभी 59 के 59 लोग कार सेवक थे जो अयोध्या से वापस आ रहे थे। यह घटना मामूली थी क्योंकि जो मरने वाले थे वो हिंदू थे, वो राम भक्त थे। यह घटना मामूली इसलिए थी क्योंकि मरने वाले वो हिंदू पुरुष थे जिनके कंधों पर अपने परिवार, अपने मासूम बच्चों और शायद बूढ़े माता पिता का पेट भरने की जिम्मेदारी रही होगी। यह घटना इसलिए भी मामूली थी क्योंकि मरने वालों में वो हिंदू औरतें थी जिनके जाने से कई घरों की रसोई हमेशा के लिए सूनी हो गई। कई दूध मुहे बच्चों के सिर से उनकी माँ का आंचल छिन गया। यह घटना मामूली थी क्योंकि मरने वालों में वो हिंदू बच्चे थे जिन्होंने अभी दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी। ये वो बच्चे थे जिन्हें यह भी नहीं पता था कि हिंदू और मुसलमान में क्या फ़र्क होता है, मंदिर और मस्जिद में क्या फ़र्क होता है। उन्हें नहीं पता था कि जिहाद क्या होता है। वो तो बस अपनी माँ की आंचल से लिपटे अपने आराध्य की जन्मभूमि की मिट्टी को माथे पर लगाने गए थे, लेकिन वापस आते हुए उसी ट्रेन में अपनी माँ के आंचल से लिपटे राख हो गए। क्या कसूर था उन बच्चों का? सिर्फ यही ना कि वो हिंदू थे, वो हिंदू माँ की कोख से पैदा हुए थे, वो एक हिंदू कोख से पैदा हुए थे। हिंदू का मरना ही इस देश में मामूली खबर होती है, और अगर यह खबर मामूली नहीं होती, यह घटना मामूली नहीं होती, तो गुजरात दंगों की जब भी बात होती तो पहले इस घटना पर बात होती। कोई भी इस घटना पर बात करने को तैयार नहीं था, ना उस समय ना आज, कि गुजरात में जो हिंसा हुई थी, जो दंगे हुए थे, वो गोधरा के इसी जघन्य हत्याकांड की प्रतिक्रिया में हुए थे। इस जघन्य और बर्बर हत्याकांड के बाद गुजरात में जो हुआ, कांग्रेस ने उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे कि हमने जितना संभव हो सकता था उतनी जल्दी इस हिंसा पर काबू पाया। यहाँ तक किस बात के भी सबूत हैं कि प्रधानमंत्री, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने पड़ोसी राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी उनसे मदद मांगी, बट इन्होंने मदद नहीं दी क्योंकि मुसलमानों के मरने से ही इनको फायदा था। इसी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को जबरन हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया ताकि मुस्लिम वोट बैंक इनसे चिपका रहे। मोदी इनकार करते रहे, लेकिन ये बार बार कहती रही कांग्रेस कि तुम हिंदू हृदय सम्राट हो, तुमको पता नहीं है मगर तुम हो। और इसका नतीजा ये हुआ कि मात्र 4 महीनों के मुख्यमंत्री को पूरा देश जानने लगा,
और 2014 तक यही नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर हो गए कि इसी कांग्रेस की छाती पर पैर रखकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे, जिससे कांग्रेस अभी तक नहीं उभर पा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद को यह परिवार अपनी बपौती समझता था। अब आप सोच रहे होंगे कि संदेश खली की घटना का गुजरात की घटना से क्या लेना देना है, लेकिन सोचिए कि अगर गोधरा में ट्रेन नहीं जलाई गई होती तो शायद देश का प्रधानमंत्री पद नरेंद्र मोदी जैसे ओजस्वी प्रधानमंत्री को पाने से वंचित रह जाता। गोधरा कांड के बाद घटनाओं की जो चैन बनी, उसने भारत को आज़ादी के बाद के सबसे स्वर्णिम युग में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ मैंने गुजरात का उदाहरण लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ठीक इसी तरह साल 2011 में पश्चिम बंगाल में एक घोटाले की नींव रखी गई और उसी घोटाले ने संदेश खली के संगठित और राजनीतिक सामूहिक बलात्कार को उजागर कर दिया, जो न सिर्फ भयावह और विभत्स है बल्कि मानवीय मूल्यों को ध्वस्त करने वाला भी है। हिंदू महिलाओं के सामूहिक यौन शोषण का ऐसा मामला मानवता को शर्मसार करने वाला भी है। घोटाले का यह घटनाक्रम शुरू होता है साल 2011 से, जब पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराना वाम दलों का क्रूर शासन समाप्त हुआ। साड़ी और चप्पल पहनकर चलने वाली एक साधारण महिला ममता बनर्जी को राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। जनता को लगा था कि अब राज्य का बुरा वक्त समाप्त होने वाला है, जो पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव था वो शायद वापस आ जाएगा। ममता सरकार का गठन होता है और ममता के कद्दावर नेता ज्योति प्रियो मलिक इस राज्य के खाद्य और रसद आपूर्ति मंत्री बनते हैं। और इनके समय में ही इस राज्य में एक घोटाले की नींव रखी गई, राशन वितरण घोटाला। इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया, इसको समझने के लिए आप राशन प्रणाली, जो राशन वितरण प्रणाली है, उसको समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले केंद्र सरकार राज्य की सूचीबद्ध चावल और गेहूं मिलें हैं, उनको गेहूं पीसने के लिए भेजती है। इन गेहूं और चावल मिलों से यह राशन सरकारी वितरक उठाते हैं और इन सरकारी वितरकों द्वारा ही यह राशन अलग अलग राशन वितरण दुकानों तक पहुंचाया जाता है, जहां से यह राशन हर महीने आम लोगों तक पहुंचता है। सरकारी वितरक मिल से कितना अनाज उठा सकता है और किन किन दुकानों तक कितना कितना पहुंचाता है या कितना कितना पहुंचा सकता है, यह सब ऑन रिकॉर्ड होता है, पहले से तय होता है। और यहीं से इस घोटाले की नींव रखने की साजिश तैयार होती है। गेहूं मिल मालिक, सरकारी वितरक और राशन दुकानदार मिलकर एक सिंडिकेट बनाते हैं और साथ ही बनाए जाते हैं कुछ फर्जी राशन कार्ड भी। अब सरकारी वितरक क्या करते हैं कि जितना सरकार, केंद्र सरकार द्वारा तय मानक में अनाज है, राशन है, उससे ये 60 से 80% उठाते हैं। बाकी का जो 20 से 40% गेहूं है, उसको इन फर्जी राशन कार्डों के जरिए वितरित दिखा दिया जाता है, जो इन्होंने तैयार किए थे इस घोटाले की नींव रखने के लिए। और ये जो बचा हुआ 40% अनाज है, इसको खुले बाजार में महंगे दामों पर बेच दिया जाता था। और इस बिक्री से जो पैसा आया था, उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए बांग्लादेश और दुबई भेज दिया जाता था। और जब वहां से ये व्हाइट मनी में कन्वर्ट होकर वापस आ जाता था, तो इस पैसे को जो सिंडिकेट के लोग हैं उनके बीच आपस में बांट लिया जाता था। जब 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आते हैं, तो फिर ममता सरकार की नाक के नीचे चल रहे इस घोटाले की सुगबुगाहट शुरू होती है और फिर ईडी इस घोटाले की जांच शुरू करती है। और शुरुआती जांच में ही ईडी के हाथ इस मामले में एक अहम मोहरा लग जाता है। एक गेहूं और चावल मिल मालिक बकीबुर रहमान वो था जो इस घोटाले की सबसे अहम कड़ी था। ईडी के जांच में सामने आया कि घोटाले को अंजाम देने के लिए बकीबुर रहमान ने कई फर्जी कंपनियां बना रखी हैं। और जब इन फर्जी कंपनियों की जांच हुई तो पता चला कि इन कंपनियों में ज्योति प्रिय मलिक की पत्नी और बेटी शेयर होल्डर्स थे। और जब इस चीज का खुलासा हुआ, ईडी के हाथ इस बात के सबूत लगे कि ज्योति प्रिय मलिक ने अपनी बेटी और पत्नी की सहायता से इस घोटाले को अंजाम दिया है, तो घोटाले के तार सीधे तौर पर ममता सरकार से जुड़ गए। और ज्योति प्रिय वर्तमान ममता सरकार में अभी वन मंत्री थे। 2011 से 2021 तक वो रसद और खाद्य मंत्री थे। इसी दौरान यह घोटाला अंजाम दिया गया था। 27 अक्टूबर 2023 को ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसके बाद भी ज्योति प्रिय इतने प्रिय रहे ममता के कि सरकार में मंत्री बने रहे। और इनको अभी संदेश खली का मामला उजागर होने के बाद 16-17 फरवरी को मंत्री पद से हटाया गया है। खैर, वापस वहीं घोटाले पर आते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, कुछ और नाम भी सामने आते गए, जिनमें 2 नाम बेहद महत्वपूर्ण थे। एक नाम था बोनागांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या का, और दूसरा नाम था टीएमसी जिला परिषद सदस्य शाहजहां शेख का। और ये शाहजहां शेख टीएमसी का विधानसभा संयोजक भी था, अभी भी है। एक मजेदार बात सुनिए कि शंकर आद्या को उसके क्षेत्र में डाकू के नाम से बुलाते हैं लोग, प्यार से।
और शाहजहां शेख को भाई कहते हैं। अब ऐसे उपनाम किन लोगों को मिलते हैं आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या इनका बैकग्राउंड रहा होगा, किस तरह के ये नेता हैं, किस तरह के ये राजनीतिज्ञ रहे हैं कि इनको डाकू और भाई बुलाया जाता है। ये दोनों ही आपराधिक उपनाम हैं। और उससे भी मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही शाहजहां शेख और शंकराद्या ममता के प्रिय मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के बेहद करीबी थे। इनमें से जो शंकराद्या है इस पर बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को राज्य में बसाने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। भाजपा भी लगाती रही है, पर एक बार उनका ये आरोप राजनीति से प्रेरित माना जा सकता है। लेकिन जो लोकल लोग हैं वो भी इस चीज़ पर आरोप लगाते रहे हैं कि शंकराद्या ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए बांग्लादेशियों को इलाके में बसाना शुरू कर दिया है। और जो दूसरा शख्स है शाहजहां शेख, यह इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो आगे बढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। शाहजहां शेख अपने शुरुआती दिनों में तालाबों से मछलियां पकड़कर वहां की लोकल बाजार में बेचता था, यही इसकी आजीविका थी। साल 1999 तक ये वहाँ की लोकल सब्जी मार्केट में सब्जियां बेचता था। 2003 में जब इसका झुकाव राजनीति की ओर बढ़ा तो ये सीपीएम से जुड़ गया, कम्युनिस्ट पार्टी से, और सीपीएम के कद्दावर नेता मुस्लिम शेख के करीब आ गया। तो शुरुआत में क्या करता था कि शाहजहां शेख जो ये मुस्लिम शेख के लिए धन की उगाही करता था। धन की उगाही मीन्स लोगों को धमकी देना, पैसा वसूली करना, गुंडा टैक्स वसूली करना, हफ्ता वसूली करना, यही इसका बेसिक काम था। तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में आकर क्या करेगा, कोई अंदाजा लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मुस्लिम शेख पश्चिम बंगाल में बड़ा नाम था। तो जब मुस्लिम शेख का हाथ इसके सर पर आया शाहजहां शेख के, तो ये चुनाव जीतकर पंचायत प्रधान बन गया। चुनाव जीतने के बाद शाहजहां शेख के हाथ पद भी आ गया, रसूख भी आ गया और पैसा भी आ गया। इसके बाद शाहजहां शेख ने क्या किया कि मछली पालन, ईंट भट्ठा, परिवहन, यहाँ तक कि सब्जी मार्केट में भी सिंडिकेट खड़ा कर दिया। जब 2011 में ममता सरकार आई पश्चिम बंगाल में, तो अगले 2 साल तक तो ये सीपीएम से जुड़ा रहा। लेकिन 2013 में इसने मौके का फायदा उठाते हुए टीएमसी का दामन छोड़ लिया, सीपीएम को छोड़कर। और टीएमसी ज्वाइन करने के बाद इसका रसूख और इसका साम्राज्य दोनों निरंतर बढ़ते चले गए। आज इसका साम्राज्य, जो इसका काला साम्राज्य है, वो 24 उत्तर परगना के संदेशखाली से लेकर 24 दक्षिण परगना के मलंचा तक फैला हुआ है। और ये कोई संत नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है। इसका जो साम्राज्य है वो मेहनत का नतीजा नहीं है। इस पर वसूली, हत्या के प्रयास, सीमा पार बांग्लादेश से अवैध व्यापार और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में बसाने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। मगर सत्ता से करीबी और रसूख ऐसा है कि पुलिस कभी इस पर हाथ नहीं डाल पाई। 2019 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 3 लोग मारे गए थे। इस मामले में सीधा नाम शाहजहां शेख का आया था। 2020 में 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी, तब भी इसका सीधा नाम आया था इस हत्याकांड में। लेकिन रसूख और सत्ता से करीबी की मामला टाएं फिस हो गया। और इसकी दबंगई देखिए कि 2021 में इसने सर्वेरिया में एक पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया और उस बाजार का नाम ही अपने नाम पर रख लिया। जैसे वो उत्तराखंड का मामला है ना, इसने वो बाग पे कब्जा करके वो बाग का नाम ही अपने नाम कर लिया, मलिक का बगीचा। सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के तमाम अपराधों को अंजाम देने वाला शाहजहां शेख आखिर सत्ता का इतना प्रिय क्यों है? वो सत्ता चाहे वाम दलों की रही हो, चाहे टीएमसी की रही हो। दरअसल इस पूरे इलाके में इस आदमी को चुनाव धांधली का मास्टर माना जाता है। जितने भी चुनाव होते हैं उनमें धांधली का मास्टरमाइंड यही होता है। इस चीज से अंदाजा लगाइए कि जिन इलाकों में डेमोग्राफी हिंदू बहुल है वहां भी चुनाव कौन जीतेगा ये शाहजहां शेख तय करता है। न सिर्फ तय करता है बल्कि जिताता भी है। अब अगर वापस वर्तमान पर आए, 5 जनवरी को ईडी की 2 टीमें राशन वितरण घोटाले से, जिसमें इसका नाम आया था, छापेमारी के लिए निकलती हैं। एक टीम जाती है शंकराद्या के घर और उसके ससुराल, और दूसरी टीम जाती है संदेशखाली शाहजहां शेख के घर। यह कहा जा रहा है कि जिस वक्त ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पहुंची वो घर के अंदर ही था। ईडी के अधिकारियों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, बाहर कई घंटे तक वेट किया। जब दरवाजा भी नहीं खुला और शाहजहां शेख बाहर भी नहीं आया तो ईडी के अधिकारियों ने जबरन दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, और तभी अचानक सैकड़ों की संख्या में वहां मौजूद शाहजहां शेख के जिहादी समर्थकों ने ईडी की टीम और सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। यह हमला पूरी तरह अप्रत्याशित था और इतना हिंसक था कि भीड़ जान लेने पर उतारू थी। भीड़ का इरादा ईडी के अधिकारियों को वापस करना नहीं था, उनकी जान लेना था। ईडी के अधिकारी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे।
जिन अधिकारियों को रास्ता नहीं मालूम था वो आसपास के इलाकों में, घरों के पीछे और झाड़ियों में छिपे रहे, फंसे रहे घंटों। ईडी के अधिकारी और सुरक्षा बल जब किसी तरह इस हमले से जान बचाकर वहां से निकले, क्योंकि उनके वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे, तो पैदल ही भागे। और जब ये खबर, ईडी अधिकारियों पर हमले की खबर जब मीडिया की सुर्खी बना, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने नाराजगी जताते हुए बंगाल पुलिस को 24 घंटे में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का निर्देश दे दिया। और इसके बाद, इस निर्देश के बाद शाहजहां शेख और उसके गुर्गे इस पूरे इलाके से फरार हो गए। आज की डेट में इस घटना को 1.5 महीना लगभग हो चुका है। शाहजहां शेख अब तक फरार है। कोई कह रहा है वो बांग्लादेश भाग गया है, कुछ अंदरूनी खबरें ये भी हैं कि वो वहीं पुलिस की सरपरस्ती में पश्चिम बंगाल में ही मौजूद है। खैर, इस घटना को 1.5 महीना हो चुका है। इस बीच फरवरी आ जाती है और फरवरी के पहले हफ्ते में ही कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस घटना को लेकर स्वयं स्मृति ईरानी देश के सामने आती हैं। घटना क्या हुई कि संदेश खली की महिलाएं जो थीं, हिंदू महिलाएं, वो हाथ में झाड़ू, लाठी और डंडे लेकर सड़क पर उतर आईं। ये महिलाएं थाने पहुंच गईं और वहां इन्होंने हंगामा किया। इन्होंने थाने में शाहजहां शेख और उसके 2 गुर्गों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार की गिरफ्तारी की मांग की। जब थाने में इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये आक्रोशित महिलाएं बाहर निकलकर शाहजहां शेख और इसके गुर्गों की प्रॉपर्टी थी वहां उन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की। क्या मांगे थी इन महिलाओं की, किस चीज का आक्रोश था, क्यों शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी ये महिलाएं? दरअसल इन महिलाओं का आरोप ये था कि शाहजहां शेख और उसके गुर्गे पिछले कई सालों से वहां की हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे। इनका आरोप था कि टीएमसी के गुंडे इलाके की हिंदू महिलाओं को, हिंदू युवतियों को जबरन काम करने के लिए टीएमसी कार्यालय बुलाते थे और फिर वहां उनको पूरी रात रखा जाता था, कभी कभी तो 2-2 रातों तक। और इस पूरी रात उनके साथ टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता बारी बारी से बलात्कार करते थे। शाहजहां शेख की सरपरस्ती में टीएमसी के ये गुंडे हिंदुओं के घर की रेकी करते थे कि किस घर में किस हिंदू की बेटी जवान हुई है। हिंदुओं के घर से उनकी हिंदू बेटियों को जबरन उठा ले जाते थे और 1 रात, 2 रात, 1 हफ्ता, 10 रात, जब तक इनका दिल न भरे तब तक उनके साथ बलात्कार करते थे। किसी भी हिंदू के घर में बहू आए तो सुहाग रात ये मनाते थे। नई नवेली दुल्हन को उसके पति को धमकाते हुए जबरन उठा लेते थे और उसके पति से कहते थे कि जब तक ये हमारे साथ रहेगी, हमारी पत्नी है, अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। और अगर पति विरोध करे तो उसको पीटते थे, पुलिस से पिटवाते थे और उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भिजवा देते थे। ये रसूख था शाहजहां शेख के गुर्गों का। जिन औरतों के साथ ये बलात्कार करते थे उन औरतों को समझाते थे, प्यार से लालच देते थे कि अब तुम्हारा पति तो तुमको रखेगा नहीं क्योंकि तो हमारे साथ सो चुकी हो, तो तुम एक काम करो, हमारी सेवा करो, हमारी रखैल बनकर रहो, हम तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देंगे और तुम्हारा जीवन कट जाएगा। अगर औरत ऐसा करने से मना करे तो उसको धमकी देते थे कि तुम्हारे पति का सिर काटकर प्लेट में सजाकर तुम्हारे सामने रख देंगे। ऐसी गुंडई, ऐसे दुर्दांत अपराधी, ऐसे जघन्य अपराध आपने सिर्फ फिल्मों में देखे होंगे। लेकिन दशकों से पश्चिम बंगाल की हिंदू महिलाएं, हिंदू बच्चियां ऐसे ही बर्बर बलात्कारियों के बीच रह रही थीं। हिंदू बच्चियों का सत्ता समर्थक सामूहिक बलात्कार हृदय को झकझोर देने वाली घटना है, लेकिन वातावरण में गजब की खामोशी है। लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं। कोई भी फेमिनिस्ट गैंग इन महिलाओं के साथ हुए पाप पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है, ओंठों को जुम्बिश देने को तैयार नहीं है। और एजेंडेधारियों ने तो जैसे फेविकॉल पी लिया हो, ओंठ चिपक गए हैं इनके, क्योंकि यह घटना इन एजेंडेधारियों के एजेंडे में फिट नहीं हो रही है। क्या हुआ जो पीड़िताएं दलित हैं? दलित चिंतकों के लिए शर्म की या चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो बलात्कारी हैं वो उनकी प्रिय ममता बनर्जी के सोशल वर्कर हैं। ये दलित चिंतक पीड़िता की जाति देखकर नहीं बल्कि बलात्कारी का धर्म देखकर ये तय करते हैं कि बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि जिस प्रदेश में ये संगठित और घिनौना अपराध हो रहा है उसकी मुखिया स्वयं एक महिला है और स्वयं महिला होकर वह हिंदू महिलाओं के साथ हुए इस अत्याचार को नकार रही हैं। इसे आरएसएस की साजिश बता रही हैं। महिलाएं रोते हुए जिस समय वो अपने साथ हुई घटना बताती हैं उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद होते और मुख्यमंत्री इस घटना को आरएसएस से जोड़ रही हैं। क्या ममता बनर्जी को यह घटना पहली बार पता चली है?
बिल्कुल नहीं। इन महिलाओं ने 2021 में डाक द्वारा चिट्ठी लिखकर अपने साथ हो रहे इस घिनौने यौन अपराध की जानकारी ममता बनर्जी को भेजी थी, लेकिन ममता बनर्जी के कान पर जूं तक नहीं रेगी। दुनिया की निकृष्ट से निकृष्ट प्रजाति भी अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने जेंडर के साथ हो रहे सामूहिक बलात्कार से मुंह नहीं फेर सकती, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा किया। इतना ही नहीं, आज जब महिलाएं बोल रही हैं तो उनकी जुबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। बलात्कार पीड़िताओं को ही गिरफ्तार करवाया जा रहा है। पूरे संदेश खली में धारा 144 लगी हुई है। न तो वहां पर अनुसूचित जनजाति आयोग जा पा रहा है, न राष्ट्रीय महिला आयोग को जाने दिया जा रहा है। जिन महिलाओं ने मुंह खोला उनको गायब करवा दिया जा रहा है, पुलिस से प्रताड़ित कराया जा रहा है, ताकि इनके पाप का यह बुलबुला इस पानी के ऊपर ना पाए। जब लोग वहां पहुंचते हैं कि अमुक महिला गायब हो गई है, थाने में जानकारी लेने जाते हैं, तो थानेदार उनको बताता है कि कोर्ट भेजा गया है बयान दर्ज कराने के लिए। यही ममता बनर्जी हैं कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार का कोई मामला हो जाए तो तुरंत फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज देती हैं, लेकिन अपनी नाक के नीचे हुए इस भयंकर और घिनौने अपराध पर अब्बा डब्बा झब्बा कर रही हैं। ममता बनर्जी की सारी चिंता इन महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर नहीं है, उनकी चिंता है होने वाले लोकसभा चुनाव में उनको वोटों का नुकसान ना हो जाए। और ये तो राजनीति की बात है, हर बात पर अपनी नाक घुसाने वाला, खासकर हिंदुओं के मामले में, और आधी आधी रात को आतंकियों की फांसी टालने की याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पास जब संदेश खली की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार मामले पर जल्द सुनवाई करने का निवेदन लेकर जाता है वकील, तो कोर्ट नाराजगी जताता है। कोर्ट क्रोधित होता है कि आप कोर्ट पर दबाव नहीं डाल सकते जल्दी सुनवाई के लिए, आराम से सुनेंगे, क्योंकि जो बलात्कार हो रहा है वो हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। इस देश में हिंदुओं की हत्या कोई बड़ी बात नहीं है, तो बलात्कार कौन सी बड़ी बात है उनका। दुनिया के जघन्यतम अपराधों में से एक माना जाने वाला बलात्कार पश्चिम बंगाल की हिंदू महिलाओं की नियति बन चुका है। जब देश का बंटवारा होता है तो नोआखली में भी हिंदू महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर, उनका धर्म पहचान कर उनका बलात्कार किया जाता है, उनकी कोख भंग की जाती है, उनको जबरन गर्भवती किया जाता है ताकि उनको शुद्ध मुस्लिम बनाया जा सके। जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम होता है तो पाकिस्तानी सेना बंगाल में घुसकर हिंदू महिलाओं को चिन्हित कर उनका सामूहिक रेप करती है। और ये तो अतीत की बात है। जब 2021 में ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव जीतकर वापस आती हैं तो भी राजनीतिक द्वेष में वहां की हिंदू महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर बलात्कार करते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। आप सोच कर देखिए कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे राजनीतिक माहौल में रहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने पर, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने पर महिलाएं बलात्कार की हकदार हो जाती हैं। संदेश खली में जो कुछ सामने आया है या जो कुछ सामने आ रहा है वो पहली बार घटित नहीं हुआ है, ना पहली बार घटित हुआ है और ना इनके समर्थन में आवाजें पहली बार उठ रही हैं। लोगों ने पहले भी आवाज उठाई है। साल 2000 में दक्षिण 24 परगना की बसंती विधानसभा में एक दलित महिला का इन्हीं जिहादी तत्वों ने गैंग रेप किया था और तब इस घटना के खिलाफ आरएसएस के लोकल कार्यकर्ताओं ने खुलकर आवाज उठाई थी और नतीजा ये हुआ कि इन जिहादी बलात्कारियों ने आरएसएस के 4 कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्या कर दी, उनके घर जला दिए। तब जाकर कहीं इस तरह के मामले और इस तरह की आवाजें बाहर आनी बंद हुई पश्चिम बंगाल से, क्योंकि लोगों को लगा ना कि भाई जान प्यारी है। सोचिए हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लोगों को अपनी असमत से ज्यादा अपनी जान प्यारी है, और क्या करें वो, उन्हें ये एहसास हो गया ना कि उनकी नियत ही यही है। असमत तो किसी सूरत बचेगी नहीं, कम से कम जान ही बचा लें। तो जैसा मैंने शुरुआत में बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी का एग्जाम्पल दिया था, आप सोचिए कि अगर राशन वितरण घोटाला नहीं हुआ होता तो ईडी शाहजहां शेख तक नहीं पहुंचती, और अगर शाहजहां शेख तक नहीं पहुंचती तो ईडी के अधिकारियों पर हमला नहीं होता, मामला तूल नहीं पकड़ता, और तब शाहजहां शेख और उसके गुर्गे इलाका छोड़कर नहीं भागते। इसके गुर्गे इलाका छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होते। और इनकी 1 महीने की गैर हाजिरी में इन महिलाओं को ये पहली बार एहसास हुआ कि ये जो शाहजहां शेख है, जो इसके गुर्गे हैं, ये भी हमारी तरह हाड़ मांस के इंसान हैं। नेता के बेस में छुपे बैठे इस गुंडे को भी डर लगता है। पहली बार इन महिलाओं को एहसास हुआ कि ममता के ऊपर भी कोई सत्ता है जिससे ममता को डर लगता है। इस एहसास ने उन्हें हिम्मत दी और वो अपने साथ हुए बर्बर आप बीती को लेकर आपके सामने आ गए। आपको इनकी आवाज बनना है और आखिरी तक इनके साथ खड़े रहना है। इनके साथ खड़े रहना आपका धर्म और आपका कर्तव्य दोनों है, क्योंकि ये गुंडे, ये जिहादी जो अभी इलाका छोड़कर फरार हैं, ये फिर लौटेंगे।
ये फिर लौटेंगे और हिंसा और अत्याचार का वही दौर शुरू होगा जिसको ये महिलाएं 4 दशक से झेल रही हैं। इनसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इन महिलाओं पर तब क्या गुजरेगी। अब आपको तय करना है कि आप अपनी इन हिंदू माओं, हिंदू बहनों, हिंदू बेटियों को इंसाफ मिलने तक संदेश खली को जिंदा रखते हैं या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। नमस्कार।